हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद टोना। आज था एग्ज़ाम असम यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। आशा करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। एग्ज़ाम जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से जो है पेपर का जो है एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं आंसर की क्या क्या होगा सही आंसर। ठीक है, आप लोग भी मिला लीजिएगा और कितना सही आपका आंसर बन रहा है आप लोग जरूर जो है आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का सेक्शन ए, ये जो है सेट ए का था। ठीक है, सेट ए का पेपर है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द 5 स्टेप अप्रोच टू पेडागोजी गिवन बाय फ्रेडरिक हर्बर्ट के बारे में बोला गया है। जो पेडागोजी का अप्रोच दिया था जिन्होंने, इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब नहीं है पार्ट, बाकी तीन जो है पार्ट है। ठीक है ना। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको हेल्प हो जाए। ठीक है ना। देखिए हर्बर्ट ने जो है हर्बर्ट 5 स्टेप पेडागोजिकल अप्रोच दिया था। ठीक है, हर्बर्टियन स्टेप्स बोलते हैं, हर्बर्टियन स्टेप्स। ठीक है, उसमें से जो है 5 स्टेप्स है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, इनमें से तीन तो होगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। इनमें से जो है कौन सा नहीं होगा, इंटीग्रेशन, वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टीचिंग मॉडल बोला गया है, कौन सा वो टीचिंग मॉडल है जो ऑपरेशनलाइजेस द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डिस्कवरी। बोला गया है लर्निंग बाय डिस्कवरी का जो कंसेप्ट है इनमें से कौन से किससे रिलेट किया है, कौन सा यहाँ पे है होगा सही आंसर। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ब्रूनर। ठीक है, ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, जिसमें होता है क्या, पहले जो है लर्नर जो है डेटा गैदर करता है, फिर कंसेप्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है, तो फाइनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसमें जो है मेनली ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये मेनली इंडक्टिव जो रीजनिंग होता है उस पे मेनली फोकस किया हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट एनालाइज करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, डेटा गैदर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एट्रीब्यूट्स को कंसेप्ट फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, और जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, तो यही है ब्रूनर का ही इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आया था, इसमें आप लोग आपके सेट सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ए टीचर ऑब्जर्व्स दैट डिस्पाइट वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान स्टूडेंट फेल टू ट्रांसफर लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल इंटरवेंशन वुड बी। ठीक है, यहाँ में बोला गया है कि मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान था बट फिर भी स्टूडेंट जो है रियल लाइफ सिचुएशन में लर्निंग को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेडागोजिकल क्या इंटरवेंशन करना पड़ेगा टीचर को। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेट एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेटेजीज। ये वाला मैंने करवाया था। ठीक है ना, मैंने बोला था पिछले वीडियोस में भी, मैंने बार बार इस जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बार बार मैंने फोकस रखा था क्योंकि एनईपी 2020 में ये दिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ये इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट consistently underperforms due to test anxiety rather than inadequate preparation, what would be the most appropriate response for the teacher? बोला गया है कि स्टूडेंट जो है अंडर परफॉर्म मतलब परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट एंजाइटी हो रहा है उसको, ना कि उसने उसने प्रिपरेशन तो अच्छे से किया है, ठीक है ना, बट फिर भी उसको टेस्ट एंजाइटी हो रहा है, इस वजह से वो जो है अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा टीचर का, तो इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। काउंसिल करना पड़ेगा, मतलब काउंसलिंग करना पड़ेगा उसे क्या इश्यू है, और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स को टीचर को। ठीक है ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, चेक करते रहिए, और स्कोर कितना हो जाएगा आप लोग जरूर बताइएगा आपका टोटल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में आ गया है, मैंने करवाया था। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, द टीचिंग
माइक्रो टीचिंग द टेक्निक ऑफ रीप्लानिंग। माइक्रो टीचिंग में जो है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में जैसे पहले प्लानिंग होता है, फिर जो है टीचिंग, फिर उसमें जो है पूरा एक साइकिल चलता है, ठीक है ना, 6 मिनट्स का, ठीक है। फिर रीप्लानिंग होता है, फीडबैक भी देते हैं, फीडबैक के बाद फिर रीप्लानिंग होता है, फिर रीटीचिंग करता है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके आपको फिर से फीडबैक दिया जाता है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। किस लिए? क्योंकि ये एक प्रॉपर जो टीचिंग स्किल्स है, एक एक स्किल्स को सीखने के लिए होता है ये माइक्रो टीचिंग, ठीक है। छोटा क्लासरूम में किया जाता है, 5 से 6 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसी में किया जाता है कम टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है जो माइक्रो टीचिंग में जो रीप्लानिंग और रीटीचिंग का जो यूज होता है, उसमें वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव टू परफेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स बाय एनालाइजिंग फीडबैक एंड इमीडिएटली मॉडिफाइंग द बिहेवियर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो रीप्लानिंग और रीटीचिंग जो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो पर्टिकुलर जो स्किल है, वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल जो है, उसको और परफेक्ट करने के लिए, जैसे आपको फीडबैक मिलेगा कि अच्छा हुआ या फिर नहीं अच्छा हुआ, कहाँ पे आप चूक रहे हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फिर से रीप्लानिंग करोगे और फिर से रीटीचिंग करोगे, यही था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। व्हेन इवेलुएटिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, बोला गया है कि जब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को आप लोग इवेलुएट कर रहे हो, ठीक है, इवेलुएट के बारे में बोला गया, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अ प्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट से प्लेसमेंट टेस्ट का क्या इसमें सही आंसर होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो फोकस करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए लर्निंग में क्या गैप्स है, ठीक है, और अंडरलाइंग उसका कॉजेस क्या है, क्या डिफिकल्टीज है, वो टेस्ट करने के लिए। और प्लेसमेंट टेस्ट होता है प्रोफिशिएंसी लेवल ग्रुपिंग करने के लिए, जितना आपका प्रोफिशिएंसी लेवल होना चाहिए उसको डिटरमाइन करता है, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये है मेन डिफरेंस जो कि है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्लेसमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग टीचर क्लैरिटी, बोला गया है टीचर क्लैरिटी क्या होता है, इसमें पूछा गया था, ठीक है ना। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेट्स होता है स्टूडेंट अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है विच स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ टीचर क्लैरिटी, बोला गया है इसमें से कौन सा जो है टीचर क्लैरिटी का कॉम्पोनेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटिंग द लर्निंग इंटेंशंस, जो कि होता है गोल्स, लर्निंग गोल्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया टू द स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स को पहले ही अच्छे से आपका जो लर्निंग जो इंटेंशन है, गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, क्या सिखाना चाह रहे हो, ठीक है, उसका और उसका सक्सेस क्राइटेरिया को स्टूडेंट्स को अच्छे से जो है आप कम्युनिकेट कर दो, मतलब बता दो, स्टूडेंट्स को समझा दो, ठीक है। ये होता है टीचर क्लैरिटी, मतलब टीचर में पूरा फुल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु गिव द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दिया है? मैं पूरा इतना लंबा नहीं पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग तो करके आए हो। इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मारिया मंटेसरी इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। टीचर मॉडिफाइज इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द लेसन, बोला गया है ड्यूरिंग द लेसन। ये मैंने बार बार करवाया था, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने ये कुछ दिन वीडियोस लगातार मैंने डाले हैं, उस वीडियोस में से बहुत सारा क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। आप लोग भी जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव इवैल्यूएशन, ये सब के बारे में मैंने करवाया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होगा, ठीक है। अ टीचर मॉडिफाइज इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, जब बोलेगा ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब लेसन के टाइम पे चल रहा है, मतलब टीचर एक लेसन पढ़ा रहा है क्लास में, उसी टाइम पे जो असेसमेंट, जो टेस्ट वगैरह जो लिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं बार बार मैं बोलती हूँ, ये पूछा भी गया इसीलिए, ठीक है, इस पे मैं बार बार जोर भी दे रही थी। चलिए जिन्होंने भी सही आंसर करके आए हो ये वाला, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सही किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टीचर यूजेस पीयर असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग, दिस प्राइमरीली डेवलप्स, इसमें क्या क्या बोला गया है? जब टीचर जो पीयर असेसमेंट को यूज करते हैं, मतलब फ्रेंड्स के साथ जो मिलके जो एक दूसरे का जो वो करते हैं,
चेक करते हैं, एसेस करते हैं लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये क्या डेवलप करता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का कॉपी चेक करते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे अभी नया स्कूल्स में भी देखा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग वाला टॉपिक है। ठीक है ना, ये पार्ट जो है जो इम्प्रूव करते हैं लर्निंग को। ठीक है, पीयर असेसमेंट यूज किया जाता है, एक दूसरे का बच्चा जो है कॉपी चेक करेगा, फ्रेंड्स का चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें होता है मेटा कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। ठीक है, मतलब खुद के कोई आदमी कैसे सोच रहा है, मतलब तुम कैसे सोच रहे हो उसके बारे में ही सोचना, उसको बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इंक्लूसिव असेसमेंट प्रैक्टिस? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंक्लूसिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया है, तो प्रोवाइडिंग एकोमोडेशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स। हर एक लर्नर डिफरेंट होता है, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, हर वीडियोस में मैंने ये तो टॉपिक डिस्कस किया ही था कि हर लर्नर जो है लर्निंग डिफरेंसेस होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि क्वेश्चन बहुत इजी आप करवाते हो ऐसा करके, तो मतलब इजी ही है। देखिए आप लोग अगर खुद से आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस इजी ही पूछे जाते हैं, बट उसमें से भी क्वेश्चंस मतलब पूछ लेते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज ही आए हैं मेनली। ठीक है, खाली थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। अब देखिए इंक्लूसिव असेसमेंट प्रैक्टिस के बारे में पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग एकोमोडेशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कल ही वीडियो में करवाया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिव वाइगॉट्स्की का है। ठीक है, सही आंसर वाइगॉट्स्की ने ये प्रपोज किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग साथ ही में आप लोग बताते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है, कितना आप लोग का स्कोर बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, यू हैव टू कंप्लीट अ वास्ट सिलेबस इन लिमिटेड टाइम, यू शुड। क्या बोला गया है कि आपको एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें से सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लान एंड प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली। ठीक है, आप लोग रश नहीं कर सकते, रश करने से मतलब मेन हम लोग का टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग, बच्चा लर्न करे अच्छे से, उसको समझ में आ जाए। ठीक है, वो समझ में आ जाए, अगर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा टीचिंग करके कुछ फायदा होगा नहीं। तो आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को स्किप भी नहीं कर सकते हो, इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का करेक्ट बन रहा है, प्लान एंड प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे हो सकता है थोड़ा सा घबरा गए हैं। ठीक है, थोड़ा स्टूडेंट्स पिग्मेलियन इफेक्ट देख के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये पिग्मेलियन इफेक्ट जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है ये पिग्मेलियन इफेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक फेनोमेनन है। ठीक है ना, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, जब जो टीचर जो है ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं स्टूडेंट से कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है उस परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो ही जाता है। ठीक है, मतलब एक साइकोलॉजिकल जो आप बोल सकते हो मतलब फेनोमेनन है, एक इफेक्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है बेटर परफॉर्म करते हैं जब जो टीचर्स उनके होते हैं जो वो हायर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बच्चा अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो ये उस फेनोमेनन को बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है टीचर एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग ये सब चीज जो है ना नोट करके जरूर रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज ही आता है। देखिए इस बार पूछ लिया गया है, नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकते हैं, या भी अभी बोरोलैंड यूनिवर्सिटी का होने वाला एग्जाम उसमें भी ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे मैं जैसे जैसे बता रही हूँ कि इसका अलग और दूसरा नाम है टीचर एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। ठीक है, ये नाम ये अब नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट इन द क्लास, व्हाट शुड ही और शी डू? ठीक है, बोला गया है कि टीचर अगर आंसर, कोई एक बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछा है, कोई स्टूडेंट, टीचर अगर तभी आंसर नहीं कर पाए, मतलब टीचर को अगर उसका आंसर नहीं पता हो, तो क्या करना चाहिए टीचर को? ऑब्वियसली इसमें बोलना चाहिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। टीचर जो बोलेगा कि
मतलब शी विल फाइंड आउट एंड आंसर द नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे आके बता देगा टीचर, अच्छे से उसके बारे में जान के आएगा टॉपिक के बारे में, फिर नेक्स्ट डे बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कल ही मैंने बोला था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में, उसमें जो है पूछा गया था क्या, मैंने क्वेश्चन दिया था कि सबसे जो हाईएस्ट लेवल क्या होता है, क्रिएट वाला होता है। ठीक है, क्रिएट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बोला गया है जो डोमेन्स के बारे में, ठीक है, डील्स विद इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, बोला गया है वो कौन सा डोमेन है। ठीक है, ये 3 डोमेन मेनली आता है, ठीक है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो बोला गया है कि वो कौन सा डोमेन है जो इमोशंस, एटीट्यूड्स और वैल्यूज से डील करता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, इफेक्टिव डोमेन हम लोग का हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें मैं एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, वो मेंटल स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा उससे डील करता है। ठीक है, साइकोमोटर स्किल्स जो है वो मैनुअल फिजिकल स्किल्स, मतलब जैसे वॉकिंग हो गया, ठीक है, जो जो भी आप लोग हाथ पांव चला के आप लोग करते हो, वो सब साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा आपका इमोशंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये वाला देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द मिनिमम एनुअल कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी के बारे में पूछ लिया गया। देखिए रिक्वायरमेंट फॉर टीचर अंडर एनईपी 2020, देखिए एनईपी 2020 के अंदर सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 50 आवर्स। ठीक है, 50 घंटे हो जाएंगे सही आंसर, 50 घंटे का मिनिमम 50 आवर्स चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is considered the most important quality of a successful teacher, सक्सेसफुल टीचर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है। देखिए पेशेंस, मैंने कल के वीडियोस में भी कराया है, कितना सारा क्वेश्चन कॉमन आ रहा है यहाँ पे। देखिए जिन्होंने भी वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, ये सब क्वेश्चन तो हो ही गया होगा पक्का। पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों ही, ठीक है, जिसको पेशेंस पता होगा तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ से आंसर बन ही जा रहा है। ठीक है ना, एक्सटेंसिव नॉलेज सब्जेक्ट मैटर पे वो मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जनरली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक जो कि मतलब बाहरी तौर से, मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड दिया गया, ठीक है, कुछ ये हो गया, तो बाहर से अगर आपको कोई अगर मोटिवेशन दे रहा है तो वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक होता है जो आपके अंदरूनी, अंदर से आपको आए। किसमें होगा, ऑब्वियसली क्यूरियस अगर आप होगे, ठीक है ना, जिसमें आपको क्यूरियोसिटी हो रहा हो, उसी से आपको जो है, ये क्यूरियोसिटी जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब नहीं, ये सब जो है सब एक्सट्रिंसिक का एग्जाम्पल है तीनों ही। ठीक है, जो बाहरी तौर से पनिशमेंट दे रहा है, बाहर से कोई आपको पनिशमेंट दे रहा है, तभी आप जो है ना चाहते हुए भी मोटिवेट हो रहे हो, कुछ कर रहे हो। ठीक है, और रिवॉर्ड भी सेम है, ग्रेड्स भी सेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच टीचिंग you notice that, sorry, while teaching you notice that some students are not paying attention, what should you do। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि जब टीचिंग के टाइम में कुछ स्टूडेंट्स आप अटेंशन पे नहीं कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली चेंज योर टीचिंग मेथड टू मेक इट मोर एंगेजिंग। ठीक है, टीचिंग को और ज्यादा एंगेजिंग बनाओ और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि उनका जो है अटेंशन आप गेन कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश का सेक्शन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में चूज द करेक्ट मीनिंग पूछा है ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम्स एंड फ्रेजेस से आया है स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट, किसी किसी सीक्रेट को आप बता दे रहे हो, रिवील कर दे रहे हो, उसी को बोलता है स्पिल द बीन्स। अब चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, एंटोनिम पूछा है, मतलब ऑपोजिट वर्ड। इसका लैकोनिक का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, लैकोनिक का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है जो बड़बोले होते हैं ना, ठीक है, मतलब
मतलब ज्यादा जो वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत ही बकबक करते हैं, मतलब। और लेकोनिक का मतलब होता है जो मतलब कम बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्पोकन जो होते हैं, कंसाइज बोलते हैं, मतलब शॉर्ट स्पोकन कम बोलते हैं, तो वो हो जाएगा उसका मीनिंग। बट यहाँ पे क्या पूछा है, एंटोनिम, मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा। अगर इसका मतलब होता है कि शॉर्ट स्पोकन जो कम बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इसका हो जाएगा वर्बोस, मतलब जो ज्यादा बोलते हैं, बड़बोले लोग, ठीक है। वर्बोस हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिकंडाइट। रिकंडाइट के बारे में बोला गया है, क्या मतलब होता है इसका करेक्ट मीनिंग, लिटिल नोन और एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस के लिटिल लिटिल नोन, ठीक है, लिटिल नोन एंड एब्स्ट्रूस, मतलब जो कम बहुत जाना गया हो, ठीक है ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना, डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज पर्सन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसका हो जाएगा सही आंसर मीनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 में चलते हैं। बोला गया है एरर फाइंड करने, ईच ऑफ द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। इसमें एरर है कौन सा, आर, ठीक है, आर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे एरर है, ठीक है ना, आर। ईच ऑफ द टीचर्स क्या हो जाएगा ऑप्शन में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे इज होना चाहिए था, बट आर है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोला है एरर को, तो आर हो जाएगा एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। द प्लूरल ऑफ डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, ठीक है, प्लूरल का मतलब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ हो जाता है प्लूरल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम लोग। देखिए, नाउ ही डैश अ बुक अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ असम, क्या हो जाएगा, नाउ बोला गया है, अभी वो कर रहा है, मतलब ही इज राइटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ही इज राइटिंग, नाउ दिया है ना, नाउ मतलब अभी वो लिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं हम लोग। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, एज सुन एज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोला गया है, ठीक है, यहाँ इस लाइन का वन वर्ड, एक वर्ड में इस लाइन को क्या बोलोगे कि अ पर्सन हु लव्स बुक्स, जो एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब बुक्स बहुत पसंद होता है, तो उनको उसको क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम लोग एक वर्ड में बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल बोलते हैं उनको, जो पर्सन जो है बुक्स बहुत मतलब पसंद करते हैं, बहुत बुक्स खरीदते हैं, ठीक है ना, बुक्स रखते हैं जमा करके, ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड क्या है, फास्ट, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट, इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ये हो जाएगा ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब उनको बोलते हैं जो वर्ब को, ठीक है ना, वर्ब को जो डिफाइन कर रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। इसमें इस सेंटेंस में जो है, जो वर्ड फास्ट है, वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि वो पर्सन कैसे रन कर रहा है, फास्ट रन कर रहा है, मतलब रन करना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक वर्ब है रन, ठीक है, और वेरी फास्ट जो है, फास्ट मतलब कैसे रन कर रहा है, फास्ट, तो जो भी वर्ड जो हो, वो वर्ब वर्ब को अगर डिफाइन कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा क्या, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को मॉडिफाई करे, ठीक है ना, डिफाइन करे, जो नाउन को, नाउन मतलब कोई नेमिंग वर्ड हो गया, जो अगर उस नाउन को डिफाइन करे, कोई पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, उसको डिफाइन करे, तो वो होता है एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, फिर से यहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई करने दिया है, ठीक है, यहाँ पे होगा शी इज सीनियर देन मी, इसमें कौन सा एरर कौन सा होगा, सीनियर देन, ठीक है, सीनियर देन ही
इसमें एरर है, मतलब गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही मतलब सेंटेंस अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी इज सीनियर टू मी। ठीक है, यहाँ पे टू लगेगा, शी इज सीनियर टू मी। यहाँ पे दिया है देन मी, सीनियर देन, ये हो जाएगा गलत आंसर, मतलब यही है हम लोग का एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी इजी सा कोई कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया है जनरल नॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मिसाइल मैन के बारे में पूछा गया है, ऑब्वियसली इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच हो जाएगा इसका सही। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है, जो सर सर चार्ल्स वुड 1854 में सर चार्ल्स वुड ने इश्यू किया था। ठीक है, ये वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही मतलब क्रिएट किया था, एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को बनाया था। ठीक है, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में। ठीक है, सर चार्ल्स वुड, इसीलिए उनके नाम से ही वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे दिया है इंडिया जो सेंसस जो होने वाला है 2027 में वो यूनिक है। क्यों है यूनिक, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही होगा, और अगर कुछ को पता नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, इट विल बी फुल्ली डिजिटल विथ सेल्फ एन्यूमरेशन। ठीक है, फुल्ली डिजिटल होने वाला है। ठीक है, खुद से आप लोगों को मोबाइल ऐप के द्वारा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, फिल करना पड़ेगा अपने डिटेल्स डिजिटली, और ये जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है ना, पहली बार ये हो रहा है डिजिटली, फुल्ली डिजिटल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चिपको मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए चिपको मूवमेंट यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। ठीक है ना, ये जो है एक मूवमेंट था। ठीक है ना, जिसमें जो क्या है उत्तराखंड में विलेजर्स 1970s का टाइम था। ठीक है, 1970s के टाइम में, ठीक है ना, विलेजर्स जो है मतलब ट्रीज को बचाने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत सारे पेड़ को काटे जा रहे थे, तो वहां पे विलेजर्स क्या किए, पेड़ को बचाने के लिए ट्रीज के साथ चिपक के खड़े हो गए, ताकि वो जो कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रीज को काटने आ रहे थे तो वो काट ना पाए, इसीलिए ट्रीज से चिपक के खड़े हो गए थे, इसीलिए उसी चीज के वजह से चिपको मूवमेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था 1970s में, ये ध्यान में रखिएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन explicitly mandates the state to secure a uniform civil code for the citizens, classifying it as a directive principle rather than a fundamental right। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मैंडेट है कि स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा, ठीक है, सिटीजन्स के लिए एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट फंडामेंटल राइट नहीं। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है, मतलब जनरली मतलब वही पूछा जा रहा है कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कौन से आर्टिकल में है। ऑब्वियसली आर्टिकल 44 हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है, आर्टिकल 14 होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, 32 तो मैंने कल ही कराया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिन्होंने कर लिया है तो उनको तो आ ही जाएगा, ये ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा। आर्टिकल 14 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, आर्टिकल 44 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है पिछले वीडियोस में, आप लोग देखिएगा। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, 48-49 में जो है राधा कृष्णन कमीशन को लाया गया था, बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो चेयरपर्सन थे। ठीक है, राधा कृष्णन, इसलिए उनके नाम से ही राधा कृष्णन कमीशन दिया गया है, और इसी कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पहला एजुकेशन कमीशन है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया का। देखिए कितना सारा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, कितना सारा क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है, नेक्स्ट बार भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी बोरोलैंड यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जिनको ये सब के बारे में
आता है, ठीक है ना, नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ के गए हैं तो उन लोगों को आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे पूछा गया है हिमालयन ब्राउन बेयर, ठीक है, और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में से है इंडिया में, ठीक है, वो कौन से नेशनल पार्क में मतलब है या रिजर्व में है, जो कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली नाम दे दिया है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सा नेशनल पार्क है जिनमें जिसपे ये हिमालयन ब्राउन बेयर को रखा गया है, ठीक है ना, कंजर्व करते हैं। और यहाँ पे हंगुल कश्मीर स्टैग को भी रखा गया है और इस बेयर को भी कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो वो कौन सा हो जाएगा सही आंसर हम लोग का, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, दचिंगम नेशनल पार्क। ये जो पार्क है ये श्रीनगर के सामने ही है, नियर श्रीनगर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो वो है कैपिटल है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, इसका सही आंसर हो जाएगा दचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे इजी सा क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार रिपीटेडली ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू एजुकेशन, ऑब्वियसली आर्टिकल 21A हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। फिर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो एकदम ही इजी था, आई होप आप सभी लोगों ने इसको सही तो किया होगा, ये दो आंसर को तो, जो दो क्वेश्चन को तो आप लोग सही करके ही आए होंगे। राइनोसरस। अब क्वेश्चन नंबर 50 सबसे लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है, ठीक है, वीक जोन कौन सा है अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, क्या नाम है उसका, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिस्मिक, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये अर्थ का जो है ना, अर्थ के क्रस्ट का सबसे वीक जोन माना जाता है, बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी में जो है अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है ना, भूकंप जो आते हैं, ठीक है, और इसको सिस्मिक जोन तो बोलते हैं, और एक नाम से जाना जाता है फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट जोन से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हम लोग का 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से, कितना कितनों ने सही आंसर किया है, सारा आप लोगों का स्कोर आप लोग जरूर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे कुछ ना कुछ, तो उसमें अभी बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का होने वाला है BEd एंट्रेंस, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करवा दूंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लर्न एंड लीड विद डोना को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्होंने BEd एग्जाम दिया है उनके साथ शेयर कर लीजिएगा।